नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मित्रों, हम लोग पिछले वीडियो सेशन में बात किए थे आपके एमीन का निर्माण, एमीन की संरचना, एमीन के प्रकार, एमीन का आईयूपीएसी नामकरण, यह सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पिछले सेशन में पढ़ लिया था। तो हमने वहाँ पर आपसे ये भी कहा था कि आप सभी लोग भौतिक प्रॉपर्टी या भौतिक गुण जो है इसके पढ़ लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी को। और यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिसका मैं आपको प्रत्युत्तर दे दूंगा या फिर कोई एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हालांकि कुछ ज़्यादा रिस्पांस आप लोगों का आया नहीं, तो इसका मतलब यही मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को एमीन का भौतिक गुण समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है हमें एमीन की। उससे पहले हम आइए कुछ एक पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि क्या होता है जो हमारा एमीन होता है उसमें आपका देखिए अमोनिया से ही तो बनता है। अमोनिया से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी आपके एल्किल या एल्किल समूह के द्वारा किया जाता है, तभी तो बनता है। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन समूह होगा या कोई मान लेते हैं कोई एल्किल समूह होगा। तो इसमें जो भी हाइड्रोजन पाए जाएंगे और जो आपका नाइट्रोजन पाया जाएगा, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में काफ़ी अंतर होता है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले लेक्चर में यह भी बताया था कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, और हमने बताया था कि इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो माना एक इस हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लिया, तीसरा इस एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग बना लिया, फिर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना। तो इन लोन पेयर की वजह से भी जो है यह नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है और इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकताओं में काफ़ी अंतर होता है। इस वजह से जो हमारा एमीन होता है वह काफ़ी क्रियाशील होता है। बात समझ में आई भैया? तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, हमें बात करना है रासायनिक अभिक्रिया की। तो वहाँ पर आपको लिखा गया है पहला आपका रासायनिक गुण है क्या, एमीन का, यानी कि आपका नहीं एमीन का। एमीन का पहला क्या है, एमीन का क्षारकीय गुण। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, एमीन का क्षारकीय गुण पढ़ना है पहला। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्षारकीय प्रवृत्ति या जो इसका एमीन कैसा प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। इसी वजह से जो होता है एमीन अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है एक रिएक्शन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि हमारा एमीन जो होता है वह क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है। तो एमीन का जो फार्मूला होता है वह होता है RNH2, यही होता है ना भैया। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमने दर्शा दिया। अब यह मान लीजिए क्रिया करेगा किसी अम्ल के साथ। अम्ल का मतलब मान लिया हमने ले लिया HX। अब X यहाँ पर क्या है, X यहाँ पर जो है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो ये भैया HCl, अगर X को Cl क्लोरीन लेंगे तो HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ब्रोमीन लेंगे तो HBr हो जाएगा, तो अम्ल ही तो है। तो यह अम्ल के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन जा करके इस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब इसके साथ अटैच होगा तो एक साल्ट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। ठीक, कैसे, RNH3X। ठीक, यह बन गया आपका साल्ट। इस साल्ट को आप नाम देते हैं एल्किल अमोनियम हाइलाइड। तो जो भी आपका चाहे क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, डिपेंड करता है कि आप अम्ल कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा लवण का एल्किल अमोनियम हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा भैया, एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक, इसी प्रकार से आप जो है एरोमेटिक एमीन की क्रिया हम लोग किसी अम्ल के साथ कराते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि इसके नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि भैया
आपका नाइट्रोजन अधिकतम 3 के साथ संयोग कर सकता है, यहाँ पर 4 के साथ संयोग कर रहा है ना, तो यह जो है लवण जो है इसी कारण से 4 के साथ संयोग करने के कारण से इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका एक हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं और उस एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एरोमेटिक एमीन लेते हैं। अब यह आपका एक बेंजीन रिंग हो गया, इससे आपका जो है NH2 समूह जुड़ गया, इसको आप लोग बोलते हैं एनिलीन। ठीक, अब यह एनिलीन क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसकी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, HCl अम्ल से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। भाई यह एनिलीन है और इस एनिलीन की क्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं। ठीक, अच्छा यह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यह रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है। ठीक है, यह रिएक्शन भी जो होता है रिवर्सिबल होता है, इस प्रकार से शो करिएगा। अब क्या होता है, यहाँ पर भी वही क्रिया होती है, हाइड्रोजन जाएगा इसके लोन पेयर के पास, अटैक करेगा और जा करके जो है एक इंटरमीडिएट या लवण का फॉर्मेशन करता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर NH3Cl और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई। अभी आप देख रहे थे कि आपका एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया और बना क्या लिया, एनिलीनियम क्लोराइड। क्या बना लिया, एनिलीनियम क्लोराइड बना लिया। इसको आप लोग बोलते हैं लवण है एनिलीनियम क्लोराइड। बात समझ में आई। तो अभी हमने आपको बताया कि एमीन अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो यह भी आपका लवण है और यह भी क्या आपका लवण है। ठीक है, बात समझ में आई भैया। अब आगे बता रहा है कि एमीन लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे, ठीक कह रहा है, एमीन लवण जो होंगे ये आपके एमीन लवण है ना भैया, ये आपका एमीन लवण है। कह रहा है यह एमीन लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जैसे क्षार के साथ क्रिया करके क्या करता है, फिर से एमीन का निर्माण करता है। क्या करता है, फिर से एमीन का निर्माण करता है। बात समझ में आई। तो आइए देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार से चलती है। अभी आपको बताया ये एमीन लवण, यही तो आपका एमीन लवण है भाई, यही तो आपका क्या है, एमीन लवण है। ये क्या है आपका एमीन लवण है। अब इस एमीन लवण की क्रिया आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार से करा दीजिए। ठीक है, तो यह है RNH3X, तो यहाँ पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। यह एमीन लवण हो गया आपका। इस एमीन लवण की क्रिया आप किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ। तो भैया यहाँ पर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही तो बनता है। जब इसके साथ आप क्रिया कराएंगे तो कह रहा है फिर से जो है यह क्षार के साथ क्रिया करके एमीन लवण क्या बनाता है, एमीन बनाता है। यानी कि अब यह क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, फिर से आपको लवण बनाएगा, फिर से आपका क्या बनाएगा, एमीन बनाएगा। इसका मतलब RNH3X जब आपके NaOH के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, फिर से आपका जो है एमीन बन जाएगा। इसका मतलब RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, RNH2, यही तो आपका एमीन है, तो बन जाएगा RNH2। साथ ही साथ आपका जल जो है बाहर हो जाएगा और आपका NaX। ठीक भाई, यहाँ से Na और ये X आपस में मिल जाएंगे भाई, यही तो है, ये Na ये X आपस में मिल गए, क्या बना लिया, NaX बना लिया। अब यहाँ OH माइनस और इसका H, एक इसका H, ठीक है, और एक इसका OH, ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना लिए, H और OH मिलके H2O बना लिए, ये आपका H2O बन गया। अब बचा क्या, RNH, यहाँ 3 था तो 1 निकल गया, हाइड्रोजन कितना बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया आपको,
एमीन की प्राप्ति हो गई। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से यह पहली रिएक्शन संपादित होती। चलिए दोस्तों, हमारा अगला रासायनिक अभिक्रिया है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, चाहे हमारा एरोमेटिक अमीन रहे चाहे हमारा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन रहे, वह क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर तीक्ष्ण गंध युक्त, मतलब दुर्गंध युक्त, ठीक है, तो एक बहुत ही अजीब सी गंध युक्त, जिसे आप पसंद ना करें। तीक्ष्ण गंध का मतलब, दुर्गंध मतलब ऐसा गंध जिसे आप लोग पसंद ना करें, तो ऐसा गंध युक्त एक आइसोसाइनाइड अथवा जो है कार्बिल अमीन का निर्माण करता है। ठीक, क्या जब कहा जा रहा आपका चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो चाहे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो, उसको हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ और एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें जो है एक तीक्ष्ण गंध वाला या दुर्गंध वाला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे आप लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं या आप लोग क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन यह क्रिया नहीं करते। ठीक, यह क्रिया प्राइमरी अमीन के परीक्षण में प्रयोग की जाती है तथा इस क्रिया को इसीलिए क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। मतलब यह जो रिएक्शन है वह कार्बिल अमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा जाता है और इसे किसमें, प्राइमरी अमीन के परीक्षण में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है। तो इसमें क्या होता है, अभी आपका बताया गया कि चाहे एरोमेटिक आपका अमीन रहे चाहे एलिफेटिक अमीन रहे, तो चलिए आप लोग एलिफेटिक अमीन लेते हैं। तो यह है हमारा कोई एक एलिफेटिक अमीन RNH2। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया ना, प्राइमरी अमीन हो गया। यह प्राइमरी अमीन क्या करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ और आपका एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ से Cl और यहाँ से पोटेशियम दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, KCl बना लेगा। क्या बना लेगा भैया, यहाँ से आपका बन जाएगा KCl, 3KCl। अच्छा, साथ ही साथ आपका जल भी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। जल क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और आपका क्या बन जाएगा, इसके अलावा भाई आपका जल बाहर हो गया, जल बाहर हो गया और आपका KCl बन गया। अब आपका बनेगा RNC। क्या बनेगा, RNC। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन संपादित होती है। ठीक, तो जब हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक अमीन को, यही इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। भाई RNC, NC जब भी रहे तो इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, साथ ही साथ में आपका पोटेशियम क्लोराइड बन गया और आपका जल बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ 3 3 2 5, यहाँ जो है आप लोग 3H2O कर लीजिए, 3 दूना 6 और ये आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। ठीक, 2, तो 2 अगर यहाँ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। आप लोग रिएक्शन बैलेंस करना तो जानते ही होंगे, आपको मुख्य मतलब इसी से आपका इस प्रोडक्ट से है जो आपका क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो यह रिएक्शन इसी प्रकार से संपादित होती है। बात समझ में भैया, एक बार फिर से देख लीजिए, चाहे आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रहे या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रहे, वह क्लोरोफॉर्म के साथ और उसके साथ साथ क्या एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिला करके गर्म किया जाता है तो एक तीक्ष्ण गंध वाला एक पदार्थ बनता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं,
आइसोसाइनाइड बोलते हैं या इसी को हम लोग कार्बिल एमीन बोलते हैं, ठीक है। और यह सेकेंडरी और टर्सरी एमीन जो होता है यह क्रिया नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वाला एमीन ही यह क्रिया देता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयोग कर सकते हैं और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो आपने देखा किस प्रकार से प्राथमिक एमीन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, साथ ही साथ में आपका KCl और H2O बाहर हो जाता है। बात समझ में आई भैया। अगला है आपका तीसरा है एल्किलन क्रिया, ठीक है। अगला क्या है, एल्किलन क्रिया। इसमें क्या होता है, आपका एल्किल हैलाइड के साथ एमीन एल्किलन अभिक्रिया करता है, तो आपका एमीन हो गया क्या, RNH2, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं आप, एल्किल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। जब एल्किल हैलाइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो RX क्या आपका एल्किल हैलाइड है, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग XR भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसका एक H और इसका X दोनों आपस में क्रिया कर लेगा, ठीक है, और निकल जाएगा क्या, HX, ठीक। अब क्या हो गया, RNHR, इसका मतलब RNHR, मतलब ये आपका एल्किल समूह, NH एल्किल समूह, ठीक है। इसका मतलब प्राथमिक एमीन से आपका सेकेंडरी एमीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और फर्दर आप फिर से यही रिएक्शन कराते हैं तो आपको जो है आगे ही टर्सरी एमीन और इसके बाद क्वाटरनरी एमीन का लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे जब आप लोग रिएक्शन कराएंगे तो यही चीज़ आपको फिर से प्राप्त होगी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी एमीन और टर्सरी एमीन के बाद क्वाटरनरी एमीन का लवण प्राप्त होगा, ठीक है, जिसे आप लोग चतुष्क एमीन लवण कहते हैं, जिसको आप लोगों ने निर्माण विधि में पढ़ रखा है। चलिए दोस्तों, अगला आपका रासायनिक अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी एलिफेट, दो प्रकार का रिएक्शन होता है। एक तो होता है प्राइमरी जो एलिफेटिक अमीन होता है वह नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एलिफेटिक डाइजोनियम लवण बनाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एलिफेटिक जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होगा वह नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट या डाइजोनियम लवण बनाएगा, जो अस्थायी होने के कारण नाइट्रोजन मुक्त करता है और अल्कोहल का निर्माण करता है। कौन, ये एलिफेटिक डाइजोनियम लवण जो होता है अस्थायी होता है, इस वजह से जो है नाइट्रोजन को रिलीज करता है, साथ ही साथ क्या बनाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जबकि नाइट्रोजन की निकासी का प्रयोग एमिनो अम्ल व प्रोटीन के आकलन में करते हैं। तो जो आपका नाइट्रोजन निकलता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, एमिनो अम्ल व प्रोटीन के आकलन करने के लिए करते हैं। तो यह हो गया आपका एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, ठीक है, यह आपका प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हो गया। यह HNO2 के साथ क्रिया कर रहा है, किसकी उपस्थिति में, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में, ठीक है। तो बनाया क्या, एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड। यह बनाया, कौन सा लवण बनाइए, एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड बनाया। अब इस एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड का हम जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यह N2 को या नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, साथ ही साथ क्या बन गया, आपका अल्कोहल बन गया और HCl मुक्त हो गई। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आपका एलिफेटिक प्राइमरी एमीन जो है नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, ठीक। अगला है आपका, यहाँ पर एलिफेटिक एमीन था, यह है एरोमेटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से कम तापमान पर यानी कि 273 डिग्री केल्विन तापमान पर क्रिया करके डाइजोनियम लवण देता है, जो फिर क्या करता है, यह एक महत्वपूर्ण यौगिक है। और कौन, ये जो डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है यह महत्वपूर्ण लवण होता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। किसका, ये जो आपका डाइजोनियम साल्ट प्राप्त होगा एरोमेटिक
एमीन के नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा जो कम तापमान पर जब क्रिया कराएंगे जो डाइजोनियम लवण प्राप्त होगा, उस डाइजोनियम लवण का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग से NH2 समूह जुड़ा हुआ है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन को जो है हम लोग नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, कब, कम तापमान पर क्रिया करा रहे हैं, तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल रहा है। देखिए बेंजीन और देखिए एजो ग्रुप, इसको हम लोग एजो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये वाला है, जब दो नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरीके से दो नाइट्रोजन हो तो उसको हम लोग एजो ग्रुप बोलते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है जो कि क्या है, लवण है, साथ ही साथ NaCl और जल भी प्राप्त होता है। तो इस डाइजोनियम क्लोराइड का प्रयोग, डाइजोनियम साल्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिक को प्राप्त करने में या उनका निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया वाली रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए एक बार एलिफैटिक एमीन क्रिया करेगा तो वहाँ पर एलिफैटिक डाइजोनियम लवण बनाएगा, जिसका फिर से हम जलावघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। लेकिन जब एरोमेटिक एमीन जो होता है वह नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हमें बेंजीन डाइजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। इस डाइजोनियम साल्ट का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिक प्राप्त करने में करते हैं। ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हमारी अगली रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी अगली रासायनिक अभिक्रिया है एसिलन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चाहे आपका प्राथमिक एमीन हो चाहे सेकेंडरी एमीन हो, तो वो प्राथमिक और सेकेंडरी एमीन चाहे वह एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वह एस्टर एनहाइड्राइड व एसिड क्लोराइड के साथ क्रिया करके नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अर्थात चाहे प्राइमरी एमीन हो चाहे सेकेंडरी एमीन हो, चाहे वह एलिफैटिक हो चाहे वह एरोमेटिक हो, मतलब एरोमेटिक एलिफैटिक कोई भी हो, वह चाहे प्राथमिक एमीन हो चाहे सेकेंडरी एमीन हो, वह क्या करता है, एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड व एस्टर के साथ क्रिया करके क्या देता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एसिलन कहते हैं। ठीक है, और एसिलन क्रिया के जो निर्माण होता है, जो उत्पाद होता है, उसको क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। मतलब एसिलन क्रिया के फलस्वरूप जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है, एमाइड होता है। ठीक, तो यह क्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षार, यह जो क्रिया होती है वह एमीन से अधिक प्रबल क्षार की जो होता है, जैसे पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है। मतलब क्षार की उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है। प्रबल क्षार का मतलब क्या हो गया, जैसे पिरिडीन हो गया। ठीक है, तो जो निर्मित HCl को निकालकर श्याम को दाईं ओर विस्थापित करता है। इसका मतलब जो आपको प्राप्त होगा उसमें से HCl को निकाल करके साम्य अवस्था को बाईं तरफ में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम को आपके प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक, इसमें हमने आपको बताया कि जो आपका प्राथमिक या द्वितीय कोई भी एमीन होगा, ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं एथनेमीन, यह क्या है, एक आपका प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन है यह, और एलिफैटिक एमीन है। ठीक है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है या 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन है। इसकी क्रिया जब हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, अम्ल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, CH3COCl अम्ल क्लोराइड के साथ अब क्रिया चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, अम्ल क्लोराइड का जो CH3COCl है, तो जो एल्किल समूह है, यह मेथिल समूह जो है, यह मेथिल समूह कहाँ पे जाके, यहाँ पे जो NH2 का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह जा करके इसके मेथिल समूह पर, अम्ल क्लोराइड के मेथिल समूह के कार्बन पर जा करके अटैक करता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह का, जो यहाँ कार्बोनिल समूह का बांड है, डबल बांड है, यहाँ पर पाई बांड जो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बांड होता है वह शिफ्ट करता है ऑक्सीजन की तरफ। जब यह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यह सीधा जाकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, कौन, नाइट्रोजन। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन NH2 समूह जो है, NH2 समूह जाकर के कहाँ से अटैच हो गया, इसके कार्बन से अटैच हो गया। ठीक है, इसके कार्बन से अटैच हो गया तो यहाँ बन गया C2H5 NH2 CH3 और सिंगल बॉन्ड O माइनस
और यहाँ पर क्लोरीन। अब क्या होगा, जो यहाँ पर NH2 समूह का हाइड्रोजन है N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बना ले रहा है, इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको सौंप करके क्या करेगा, स्वयं बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा तो और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन अपने इसके इलेक्ट्रॉनों को जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसलिए क्लोरीन इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है और Cl माइनस के रूप में बाहर हो जाता है। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl जो बाहर हुआ था, दोनों मिलकर के HCl का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो वह जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन पर डबल ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा कार्बन ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एथेनेमीन की क्रिया जब आपके मिथिल अम्ल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको जब क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको जो है क्या प्राप्त हो रहा है, एक एमाइड प्राप्त हो रहा है, जिसमें क्या करते हैं आप लोग फिर से जो है यहाँ से HCl को निकालते हैं और N-एथिल एथेनामाइड की प्राप्ति करते हैं। ये प्रोडक्ट N-एथिल एथेनामाइड है, इसका नाम N-एथिल एथेनामाइड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको N-एथिल एथेनामाइड की प्राप्ति होगी। दूसरा आपका है C2H5NH C2H5, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है। क्या है, सेकेंडरी एमीन है। इसको आप बोलते हैं N-एथिल एथेनेमीन, ठीक है। क्या बोलते हैं, N-एथिल एथेनामीन, N-एथिल एथेनेमीन। इसकी क्रिया जब हम लोग क्लोराइड के साथ क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो ये क्या करता है, N डाई एथिल एथेनामाइड देता है। क्या करता है, N डाई एथिल। देखिए एक C2H5 यहाँ, एक C2H5 यहाँ, तो इसको N एथिल इसका मतलब N डाई एथिल हो गया, तो N डाई एथिल एथेनामाइड दिया और साथ में आपका HCl निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन होता है। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन क्या है, बेंजीन एमीन है। यह आपका क्या है, बेंजीन एमीन है। बेंजीन एमीन की क्रिया जब आप लोग करा रहे हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ, अब एनहाइड्राइड आप ले रहे हैं, ठीक। अभी तक अम्ल क्लोराइड ले रहे थे, अब जो है आप लोग क्या ले रहे हैं, एनहाइड्राइड ले रहे हैं। अब एनहाइड्राइड के साथ किसकी, बेंजीन एमीन की क्रिया करा रहे हैं तो आपको प्राप्त हो रहा है N-फेनिल एथेनामाइड, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, एस्टेनिलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है। तो उम्मीद करते हैं प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और बेंजीन जो एरोमेटिक एमीन है, इसकी आपको अम्ल क्लोराइड के साथ और एनहाइड्राइड के साथ क्रिया समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है आपका एमीन बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब C6H5COCl, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड किसको बोला जाता है, C6H5COCl को बोला जाता है। तो इससे भी क्रिया करता है कौन, आपका एमीन एमीन जो होता है बेंजाइल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बेंजाइलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइलन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेथेनेमीन जो है आपके बेंजाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है और बना क्या रहा है, मेथिल बेंजेनेमाइड बना रहा है, साथ ही साथ HCl मुक्त हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी अब क्रियाएं आपकी यहाँ पर चल रही हैं, इसमें जो है HCl यहाँ मुक्त हो रहा था, यहाँ मुक्त हो रहा था। क्यों मुक्त हो रहा था, क्योंकि साम्य अवस्था को दाईं तरफ जो है उत्पाद की तरफ शिफ्ट कर देता है, ठीक है। और इस तीसरे रिएक्शन में जब आप लोग एरोमेटिक ले रहे थे तो यहाँ पर आपको एस्टिक एसिड की प्राप्ति होती थी, ठीक है। ये देखिए एस्टिक एसिड आपको मिल जा रहा था, ठीक। तो इस प्रकार से ये सारी रिएक्शन संपादित होती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला केमिकल रिएक्शन है, अगली रासायनिक अपक्रिया है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया। तो इसमें क्या होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो फार्मूला होता है वह होता है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोला जाता है। C6H5
SO2Cl को क्या बोला जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वह प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन से क्रिया कर करके क्या बनाता है, सल्फोनामाइड बनाता है, ठीक है। और जो आपका टर्शरी एमीन होता है वह टर्शरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। तो आइए देखते हैं जो हमारा जो प्राइमरी एमीन होता है वह प्राइमरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एन मेथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बनाता है। क्या बनाता है, एन मेथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बनाता है। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया ये, ठीक। यह हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या करता है, ये NH2C2H5 यह जो है एथेनेमीन है, ठीक है। तो यह क्या है, प्राइमरी एमीन है। एथेनेमीन क्या है, प्राइमरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन के साथ जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। क्या बनाता है, एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। तो इस और साथ ही साथ HCl मुक्त होती है, ठीक है। तो आपका प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बनाता है, ठीक। अच्छा, जो आपका सेकेंडरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन क्या करता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। अभी तक प्राथमिक एमीन जो था वह सिर्फ एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता था, लेकिन जो सेकेंडरी एमीन है वह एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या करता है, आपके एन एथिल एथेनेमीन के साथ क्रिया करता है, एन एथिल एथेनेमीन, इसको क्या बोलेंगे, एन एथिल एथेनेमीन बोलेंगे। तो यह क्या है, आपका सेकेंडरी एमीन है। इसके साथ कौन क्रिया कर रहा है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है, एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त कर रहा है, प्रदान कर रहा है, ठीक है। साथ में Cl मुक्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता था जब प्राथमिक एमीन जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता था, लेकिन जब सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता था तो हमें एन डाईएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पर आपका जो टर्शरी एमीन है वह हिंसबर्ग अभिकर्मक यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करता। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं ये वाली रिएक्शन आप सभी को समझ में आई होगी। दोस्तों अगला हमारा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो लास्ट है, चलिए आइए देखते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से चलती है। इसमें आपका है सल्फोनीकरण वगैरह है, हाइड्रोजनेशन वगैरह, ठीक है। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ें उसके पहले देख लेते हैं कि जो आपका एनिलीन होता है वह एनिलीन क्या करता है, अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आइए 5 प्रकार की अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारा एनिलीन होता है, एनिलीन में क्या होता है, NH2 समूह जुड़ा रहता है, ठीक है। जो NH2 समूह बेंजीन रिंग से जुड़ता है वह क्या होता है, आर्थो तथा पैरा डायरेक्टिव होता है। आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगले प्रतिस्थापित समूह को जोड़ने का स्थान प्रदान करता है, ठीक है। तो वही आइए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से जो है यह अभिक्रिया चलती है। तो यह कोई बेंजीन रिंग हो गया, इससे क्या जुड़ गया, NH2 हो गया, ठीक, NH2 हो गया। अब क्या है भैया, अब क्या है कि जो आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक, बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वह इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये आपका एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है, ठीक। अब क्या होगा, जब इसके तरफ शिफ्ट कर जाएंगे तो एक आपका दूसरा अनुनादी संरचना बनेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, NH2
NH2 के ऊपर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। जब डबल बॉन्ड लग जाएगा तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में चले गए। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में चले गए। अब ये जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यह नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अगले स्टेप में यहाँ इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होता है, यहाँ जो इस दोनों कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वह अपने इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम लोग। तो यह क्या करता है, फिर से एक जो है अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NH2 में N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में बदल जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जब यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका पहले से डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या होगा, यह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिर से जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो फिर इस वजह से क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड था। अब यह जो आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था वह यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, अर्थात ऐसा हो गया। अब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था वह शिफ्ट कर गया इस कार्बन पर, मतलब यहाँ पे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से यह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और यह जो आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक और अनुनादी संरचना बनेगी। अब एक और अनुनादी संरचना बनेगी, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ पर बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड था वह क्या कर जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और यहाँ पर फिर से जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका एनिलीन जो होता है ये 5 प्रकार की अनुनादी संरचना को प्रदर्शित करता है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी अनुनादी संरचना समझ में आई होगी। ठीक, अब आप देखें, अगर ध्यान से देखें तो यह आर्थो पोजीशन है, यह पैरा पोजीशन है और यह भी क्या है, आर्थो पोजीशन है। आप देख रहे हैं कि आर्थो, पैरा और जो है आपका आर्थो पोजीशन पर फिर से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। इसका मतलब जो नया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होगा, क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा तो जो नया जो ग्रुप समूह है जुड़ेगा तो वह कहाँ पे जुड़ेगा, या तो आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या तो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। इसका मतलब जो आपका NH2 समूह होता है यह आर्थो अथवा पैरा डायरेक्टिव होता है। बात समझ में आई? इतनी चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से आपके जो है एमीन में चलती है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया, तो पहला है आपका ब्रोमीनन। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ब्रोमीनन। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ब्रोमीनन होता है। चलिए दोस्तों, तो ब्रोमीनन अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारा एनिलीन होता है, क्या होता है, जो हमारा एनिलीन होता है वह ब्रोमीन जल के साथ, ठीक है, क्रिया करता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक, क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर एनिलीन के साथ क्रिया करता है कौन, हमारा ब्रोमीन जल। ठीक, और क्रिया करके क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सी टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर इसको आप लोग बोलते हैं, जलीय माध्यम में या एक्वस
मीडियम में क्या करता है या ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो बनाता क्या है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये हो गया ब्रोमीन, यहाँ आपका ब्रोमीन, यहाँ आपका ब्रोमीन प्लस में 3HBr। ठीक है, यह देखिए यह क्रिया कब चलती है जब आपका एनिलीन, यह क्या आपका एनिलीन है, यह एनिलीन क्या करता है ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है रूम टेम्परेचर पर, तो आपका बनाता है 2,4,6 ट्राई। देखिए ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर कार्बन। ठीक है, तो दूसरे पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर, छठे पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो आपको ब्रोमीनन क्रिया में क्या प्राप्त हुआ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हुआ। ठीक है भैया, तो अगला रिएक्शन आपका नाइट्रोकरण या नाइट्रेशन जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शन संपादित होती है। ठीक है, दूसरा आपका है, चलिए यहाँ ऊपर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं नाइट्रेशन। इसमें क्या होता है एनिलीन जो होता है, एनिलीन का मतलब ये है। ठीक है, ये क्या आपका एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है सीधे नाइट्रोकरण से, ठीक है, एनिलीन का जब हम सीधे डायरेक्टली जो है नाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें नाइट्रो व्युत्पन्न जो होता है उसके अतिरिक्त अन्य कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो यह प्रबल अम्लीय माध्यम में क्या करता है एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, और ग्रहण करके एनिलीनियम आयन देता है। तो यह एनिलीनियम आयन क्या करता है मेटा डायरेक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए आर्थो और पैरा के अलावा इसमें जो है मेटा व्युत्पन्न उत्पाद भी प्रचुर मात्रा में निर्मित होता है। तो अब देखिए क्या है एनिलीन है, इसमें क्या है एनिलीन की क्रिया हम लोग HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थित में 285 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। तो हमें जो है पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है, यह 51% मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि मेटा व्युत्पन्न भी प्राप्त होता है। तो यहाँ आर्थो पैरा के अलावा क्या मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है 47%, और साथ ही साथ आपको आर्थो नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है, यह सिर्फ 2% मात्रा में। ठीक है, तो आपको आर्थो मेटा और पैरा तीनों का जो है मिक्सचर प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा प्राप्त होता है पैरा पोजीशन वाला पैरा नाइट्रो एनिलीन, फिर इसके बाद आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन, और बाद में सबसे कम आपको क्या मिलता है आर्थो नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ब्रोमीनन के बाद जो है आपका नाइट्रोकरण होता है। ठीक, अगला आपका जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला हमारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, तो एनिलीन जो होता है कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो क्या करता है, जो एनिलीन होता है कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट देता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है 475 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर 475 डिग्री केल्विन तक अगर इसको हम गर्म करते हैं तो पैरा अमीनो बेंजीन देता है। क्या देता है पैरा अमीनो बेंजीन देता है, सॉरी पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो सल्फ्यूरिक जो आपका
एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता था उसको हम लोग 475 डिग्री केल्विन पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हीट करते हैं तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या है, एनिलीन है। एनिलीन को हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन कराई, H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4, बल्कि लिखिए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया कराई या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई। तो यहाँ हमें एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, 475 डिग्री केल्विन टेम्परेचर तक जो है क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब क्या होगा, हमें जो है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सल्फेनिलिक अम्ल, ठीक है, क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक, अब यह क्या करता है, ज्विटर आयन के रूप में यहाँ से क्या होता है, एक H- जो है यहाँ प्रोटॉन त्याग करता है और यहाँ से जो है एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जो हमारा एनिलीन होता है वह लवण बनाता है, इसीलिए एनिलीन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। बात समझ में, फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब चाहे एल्किलन हो चाहे एसिटिलन, मतलब चाहे एस्टाइलेशन हो चाहे एल्काइलेशन हो। ठीक है, तो एस्टिलन हो गया या एल्किलन हो गया, दोनों अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यह दोनों अभिक्रिया नहीं देता। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ एनिलीन जो होता है यह क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। बात समझ में आई। एक बार फिर से सल्फोनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आपका ब्रोमीनन है, नाइट्रोकरण है और सल्फोनीकरण है। ठीक है, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये तीन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता क्योंकि यह एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बना लेता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, सल्फोनीकरण में क्या होता है, एनिलीन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। यह एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है यह फिर से H2SO4 के साथ 475 डिग्री केल्विन पर जब इसको हीट करते हैं तो क्रिया करता है और बनाता है सल्फेनिलिक अम्ल बनाता है, या इसको बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है जिसके कारण ज्विटर आयन बनता है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आपका एमीन यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक एक आपका बचता है डायजोनियम लवण या डायजोनियम साल्ट। तो एक ही लेक्चर लगेगा दोस्तों, बस एक लेक्चर या एक सेशन में जो है आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर का आपका यह चैप्टर भी, 5 नंबर का आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अभी तक मैंने आपको 16 मार्क का क्वेश्चन बताया था, अब आप इसमें एक लेक्चर के बाद 5 मार्क और जोड़ लीजिए। यह आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 21 नंबर का हम जो है कंप्लीट करा दे रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक चैप्टर आपका और है जो आपके लेटेस्ट सिलेबस में है, वह है बायोमॉलिक्यूल जैवाणु, जिसमें से लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वह भी हम किसी एक संडे को एक क्लास लेंगे और एक ही क्लास में कंप्लीट बायोमॉलिक्यूल जो क्वेश्चन आपसे प्रति ईयर पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं, वो हम आपका ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, उसमें से सारी चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 21 मार्क जो है जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। मान के चलिए कि बस ये इस महीने के लास्ट चल ही रहा है, तो कल तक जो है ये महीना समाप्त होगा, तो साथ ही साथ आपका जो है यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और बायोमॉलिक्यूल जो संडे पड़ेगा, नेक्स्ट संडे पे हम जो है उसका वीडियो बनाएंगे और वो कंप्लीट आपका जो है बायोमॉलिक्यूल को ख़त्म कर देगा एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें
और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप लोग दोस्त क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो भैया कम से कम इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपसे कि 200 लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ये 200 लाइक अगर आप लोग कर देंगे तो मैं जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त किया हूँ इसका 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि इन चारों चैप्टर से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब 25 मार्क का जो मैं पढ़ाऊंगा उस 25 मार्क का मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, यदि आप लोग इस पर कम से कम 200 लाइक देते हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।